हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ अर्थशास्त्र में एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत उपयोगिता विश्लेषण में। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उपयोगिता होती क्या। साधारण शब्दों में यदि हम बात करें तो हम उपयोगिता का शब्द मतलब किसी चीज़ के प्रयोग करने से लगाते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न प्रकार से है। मान लीजिए कि हमें भूख लगी हुई है, तीव्र भूख, और हम अपने घर पे आते हैं और अपनी मम्मी से कहते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। तो मम्मी क्या करती है, या तो आपको 2 रोटी ले आएंगी, या 1 गिलास पानी ले आएंगी, या आपको दूध ला कर देते हैं। दूध पीने के बाद हमारी जो भूख है वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। उसी को हम उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। यहाँ पर साधारण शब्दों में हमने श्यामपट्ट के माध्यम से आपको बताया है कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा के उपभोग करने से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी किसी वस्तु के उपभोग करने से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, उसी को हम उस वस्तु की उपयोगिता कहेंगे। मान लीजिए कि हमने जो एग्जाम्पल दिया था आपको उदाहरण कि हम 1 गिलास दूध पी रहे हैं, तो दूध पीने से क्या हुआ, हमारी जो भूख थी वो शांत हुई। यानी किसी वस्तु के उपयोग करने से जो हमें संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, हमारी भूख को शांत करती है, उसे ही उस वस्तु की उपयोगिता कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि उपयोगिता का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं इसके संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं भी दी हैं। किसी भी अर्थ को समझने के लिए यदि हम उसकी परिभाषा को देख लेते हैं या परिभाषा को हम 2-4 बार पढ़ लेंगे तो हमें उसका अर्थ जो है स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति किसी रास्ते को जा रहा है तो हो सकता है कि एक बार जाने पर उसको वो रास्ता पता ना चले, लेकिन यदि वह उस रास्ते पर 2 या 3 बार जाएगा तो वो उसको रास्ता जो है याद हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम किसी वस्तु की भी बात करें, हम बात करें जैसे यहाँ पर उपयोगिता की, उपयोगिता के संबंध में जो अर्थशास्त्र ने परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। प्रोफेसर टाम्स के अनुसार उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है, उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। दूसरी परिभाषा दी गई है प्रोफेसर वाल के अनुसार, उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति है। कहने का मतलब यह है कि उपयोगिता का जो लगाया गया है आशय, वो ये लगाया गया है कि उपयोगिता वह वस्तु उपयोगी है जो हमारे मन को सुख शांति प्रदान करती है उसका प्रयोग करने के पश्चात। यदि हम बात करें कि उपयोगिता की क्या विशेषताएं होती हैं, तो उपयोगिता की यदि हम बात करें तो उपयोगिता के संबंध में कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। मनोवैज्ञानिक विचार का मतलब है कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, हम उपयोगिता को माप सकते हैं। मनोवैज्ञानिक एक दृष्टिकोण है। हम ये बता सकते हैं कि किस वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा है, किस वस्तु की उपयोगिता कम है। दूसरी बात है उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से होता है। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हानिकारक होती हैं, हम जानते हैं, जैसे शराब है, लेकिन शराब जो है हर व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं होती, बल्कि उन व्यक्ति जो शराब के पीने के आदी होते हैं वो उनके लिए लाभदायक हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि उपयोगिता का मतलब जो लगाया गया है
वो लाभदायकता से लगाया गया है, चाहे वो वस्तु किसी भी प्रकार की हो। यदि वह किसी व्यक्ति के मन को या उसकी आत्मा को संतुष्ट करने की योग्यता रखती है तो वह वस्तु की उपयोगिता है। यदि वह उस वस्तु को उपभोग करने पे उसको उस वस्तु से आनंद प्राप्त हो रहा है, चाहे वह लाभकारी है या हानिकारक है, उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहा जाता है। इसके पश्चात है उपयोगिता वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता का जो मतलब लगाया गया है वो व्यक्तिगत जीवन से लगाया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपयोगिता सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का मतलब ये है कि उपयोगिता का मान हमेशा स्थिर नहीं रहता, वह समय के अनुसार जो है बदलती रहती है। कभी किसी वस्तु की उपयोगिता समय के अनुसार जो है अधिक भी हो सकती है और किसी वस्तु की उपयोगिता समय के अनुसार कम हो सकती है। जैसा हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि यदि हम ऊनी वस्तुओं के कपड़ों की बात करें तो ऊनी के वस्त्र जो हैं वो गर्मियों में उतने लाभदायक नहीं हो सकते जितना कि वो सर्दियों में लाभकारी हो सकते हैं। तो यानी कि उसकी उपयोगिता जो है सर्दी के मौसम में अधिक है और गर्मियों के मौसम में उसकी उपयोगिता कम है, इसलिए उपयोगिता को एक सापेक्षिक बोला जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। मापा जाने का मतलब है मापन, मेजरमेंट करना। यदि हम किसी वस्तु की उपयोगिता को माप सकते हैं, इसके संबंध में दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर एक है क्रमवाचक दृष्टिकोण और दूसरा है गणनावाचक दृष्टिकोण। दोनों ही अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किए हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण को प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिपादित किया है तथा गणनावाचक दृष्टिकोण को हिग्स और पीगू। अब हम बात कर रहे हैं गणनावाचक दृष्टिकोण क्या है। गणनावाचक दृष्टिकोण के अर्थशास्त्री ये मानते थे कि उपयोगिता को जो है हम उसका मापन कर सकते हैं एक संख्यात्मक रूप में, उसको हम बोलते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण। दूसरा है आपका क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। शायद ये हो गया है कि जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है वो हिग्स और पीगू का दिया गया और गणनावाचक दृष्टिकोण मार्शल का दिया गया है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान कर लें, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हो गया है कि क्रमवाचक दृष्टिकोण जो दिया गया है वो हिग्स और पीगू द्वारा दिया गया है, गणनावाचक दृष्टिकोण जो प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया है। तो ये जो हमारा उपयोगिता विश्लेषण जो किया गया है ये हमारा आपका क्या बोलते हैं उसको गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। एक तालिका के माध्यम से हम किसी वस्तु की उपयोगिता को किस प्रकार माप करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, हम उसको बता सकते हैं। हमने यहाँ पर तालिका बनाई हुई है जिसमें उपभोग की गई इकाइयाँ दी गई हैं, सीमांत उपयोगिता दी गई है, कुल उपयोगिता दी गई है। अब बात ये होती है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या है। उपयोगिता दो प्रकार की है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या होती है इसके बारे में हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पर हमने एक पहली इकाई का उपभोग किया और हमें जो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता है वो 25 इकाइयों के बराबर। जैसे अगली इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमें 20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग करते जा रहे हैं हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होती है वो कम होती जा रही है। सीमांत उपयोगिता से ऐसे लगाया जाता है कि यदि हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर उससे जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब आप समझ गए इस बात को। इस टेबल पे हम फिर दोबारा जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की इकाइयाँ दी गई हैं, इकाइयों को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, लेकिन सीमांत उपयोगिता को देख रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता जो बता रही है वो हमारा क्रम घटता हुआ है। और एक स्थिति ऐसी है छठी इकाई पर जहाँ पर हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उससे प्राप्त होने वाली
उपयोगिता क्या है हमारी, शून्य हो जाती है। यानी कि किसी वस्तु का उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन उपभोग करने के पश्चात उससे हमें कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही। जैसे ही हम 7वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक रूप में चली जाती है, यानी कि वो घट जाती है। ऐसा क्यों? हम ये देख रहे हैं कि जैसे भी इकाई का प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी हमें उस वस्तु से कुछ ना कुछ उपयोगिता प्राप्त हो रही है, इस प्रकार की उपयोगिता को बोला गया है धनात्मक उपयोगिता। और जहाँ पर छठी इकाई की जब बात हम देखें कि वहाँ पर हमारी उपयोगिता जो है वो शून्य हो गई है, इस प्रकार की उपयोगिता को बोले हैं। हम वस्तु का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उस वस्तु से कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति को हम पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। 7वीं इकाई में दिया गया है कि हम इकाई का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उससे फायदा होने की बजाय हमें जो है नुकसान हो रहा है। मान लीजिए कि हम रोटी की ले सकते हैं, सेब की ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। हम जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ उपयोगिता प्राप्त हो रही है, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है कि जहाँ पर हमारी उपयोगिता क्या हो गई, शून्य हो गई है। लेकिन उसके पश्चात जैसे ही हम नेक्स्ट इकाई का उपभोग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो चीज़ हमें फायदा दे रही थी वो हमें क्या देना शुरू कर देती है, नुकसान देना शुरू कर देती है। इसी चीज को हमने क्या बोला है, उससे जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है वो ऋणात्मक उपयोगिता। ये बात हो गई आपकी सीमांत उपयोगिता की। अब हम बात करते हैं कुल उपयोगिता क्या होती है। आपने भी टेबल में देखा कि जैसे हम इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, हमें वस्तु से कुछ ना कुछ उपयोगिता प्राप्त हो रही है। यदि हम कुल उपयोगिता की बात करें, इनको योग करके हम कुल उपयोगिता बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 25 का 25 है, 25 में आपने फिर कितना जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया, तो ये आपका बन गया 45। इसी प्रकार 45 में आपने 14 जोड़ दिया, आपका 59 बन गया, 59 में 9 जोड़ दिया, 68 इत्यादि। लेकिन एक बिंदु ऐसा है जहां पर कुल उपयोगिता जो है वो बराबर है, वो हमारी इकाई है 5वीं या 6ठी इकाई। क्योंकि 6ठी इकाई पर सीमांत उपयोगिता हमारी शून्य है। शून्य होने की वजह से जब हमने यहाँ पे योग किया तो यहाँ पर हमारी 5वीं और 6ठी इकाई में कुल उपयोगिता जो है वो बराबर बनी हुई है। जैसे हम 7वीं इकाई का प्रयोग करते हैं, 7वीं इकाई करने के बाद यहाँ पर हमारा ये लेस हो जाता है और हमारी जो सीमांत उपयोगिता हमें घटते हुए क्रम में प्राप्त होने लगती है। इस तालिका के माध्यम से आप जो है उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक ग्राफ वक्र के माध्यम से हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को एक वक्र में दिखा सकते हैं, या यहाँ पर एक वक्र के माध्यम से दिखाया गया है। बाई अक्ष पर आपकी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाइयां दर्शाई गई हैं, जो आप वस्तु की इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं। 2 अक्ष लिए गए हैं, दोनों ही अक्षों का मान धनात्मक होता है। आपने पहले पढ़ा होगा कभी, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है। यदि कोणों की बात करें तो ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। यानी कि 90, 180, 270 और 360। यदि इन रेखाओं की हम बात करें, इसको कोटि बोला जाता है, इसको भुज बोला जाता है। जो खड़ी लाइन है वो कोटि के रूप में है, जो भुज है वो एक्स के रूप में। ये दोनों मान हमारे प्लस में होते हैं, ये दोनों मान हमारे माइनस में होते हैं। इसलिए अधिकांश जो 90 डिग्री वाला कोण है, ग्राफ बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ग्राफ की। इसमें एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाइयां दिखाई गई है और वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है।
समान दूरी पर अधिकतम सीमा आपकी कितनी है, 73 है। बराबर दूरी पर ग्राफ पर कुछ अंक दे देंगे, जैसे 10, 20, 30, 40 इत्यादि। बराबर समान रूप से इधर ये आपकी वस्तु की इकाइयां 1, 2, 3, 4 इत्यादि जितनी भी आपकी इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि हम बात करें इस बिंदु पर, इस बिंदु को मान लीजिए हमने बोल दिया इसको बिंदु P। P बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पर सीमांत उपयोगिता प्लस कुल उपयोगिता दोनों इक्वल है, दोनों ही बराबर है। ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ वक्र हमें यह बताता है कि हमारी जो कुल उपयोगिता है, जिसको हमने TU से दिखाया गया है, टोटल यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता को हम इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं, इसलिए इसको TU दिखाया गया है, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोग। ये हमारा वक्र जो है वो बढ़ता हुआ वक्र है, लेकिन एक बिंदु पर जाने के पश्चात ये वक्र स्वतः ही नीचे हो जाता है। यदि आप टेबल का अपने अवलोकन करें, देखें कि एक बिंदु तक जो है ये बढ़ रही है, कुल उपयोगिता 73 तक है, फिर 73 तक है, तो वो स्थिति यहाँ पर है। ये स्थिति ये बता रही है कि 5वीं और 6ठी इकाई जो है वो बराबर है। इसके पश्चात 7वीं इकाई पर जो कुल उपयोगिता है वो घटते हुए क्रम में प्राप्त होने लगे। ये तो बात कर रहे थे हम टोटल यूटिलिटी की। अब बात हम करते हैं सीमांत उपयोगिता की। सीमांत उपयोगिता में बिंदु P पर फिर दोबारा जाए, हम ये देखते हैं कि ये वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। उसका कारण क्या है कि यदि हम सीमांत उपयोगिता की इकाइयों को देखें जो दी गई है ऊपर टेबल में, ये संख्या हमारी जो है नीचे को गिरती हुई हो रही है, यानी कि ये घट रही है। ये वक्र इसी बात को प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो संख्याएं हैं वो नीचे को कम हो रही है, यानी कि अर्थात घट रही है। लेकिन एक बिंदु ऐसा है जो x अक्ष पर, यहाँ पर इस बिंदु पर, ये बिंदु वो बिंदु है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण तृप्ति का बिंदु, अर्थात यहाँ पर उपयोगिता जो है वो आपकी शून्य हो गई है। सीमांत उपयोगिता कैसी है आपकी, यहाँ पर शून्य हो गई है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण तृप्ति का बिंदु। इसके पश्चात यदि हम नीचे को देखें, ये आपको ध्यान नहीं होगा माइनस तक, ये माइनस तक, तो यहाँ पर जो ये संख्या लागू हो गई है, ये आपका ऋणात्मक क्रम लागू हो गया है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ से ये वक्र नीचे को जा रहा है, ये ऋणात्मक इकाइयों को प्रदर्शित करता है। अब आप लोगों को उपयोगिता विश्लेषण के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसका स्वयं अध्ययन करें। यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं।